नमस्कार, मैं लोकेश कुमार कॉमर्स क्लासेज में करता हूं आपका एक बार फिर स्वागत। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साझेदारी के अंतर्गत साझेदारी के लेखे में साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए हम आज इसकी जो रूपरेखाएं हैं उसका भी वर्णन करेंगे, इसके अभाव में होने वाली शर्तों के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले पाठ साझेदारी लेखांकन कक्षा 12 प्रकरण साझेदारी संलेख। जैसे कि हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि साझेदारी का निर्माण ही साझेदारी संलेख यानी समझौते के द्वारा ही होता है। इसका जन्म ही एक समझौते या अनुबंध के द्वारा होता है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में अध्याय कर चुके हैं। आज हम इसके लिए बनाना अनिवार्य है या नहीं है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने साझेदारी संलेख की ओर। साझेदारी की स्थापना समझौता या अनुबंध के आधार पर होती है। यह लिखित या मौखिक दोनों रूपों में हो सकता है। जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो कंपनी जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट है उसमें लिखित या मौखिक दोनों ही प्रावधान हैं, परंतु कुछ अन्य बातें रखने के अनुसार क्या है, परंतु भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार समझौते का लिखित होना अनिवार्य नहीं है, फिर भी इसका लिखित होना उचित माना जाता है। उचित माने जाने में भी इसका एक कारण है। इसका कारण ये होता है कि दो पार्टनर में किसी प्रकार का विवाद अगर हो जाए तो साक्ष्य के आधार पर इसके लिए हम कोर्ट या पुलिस महकमे में इसके लिए प्रस्तुत कर सकें। जैसे कि उनके लाभ विभाजन अनुपात में किसी प्रकार का मतभेद हो, पार्टनरशिप डीड बनने के समय 1/4 या 1/3 के आधार पर हुआ हो, मगर अब वो समान अनुपात की बात करते हैं तो वहां पर जो है साक्ष्य के आधार पर इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का मतभेद होने पर इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, जिससे विवाद का निपटारा आसानी से किया जा सके। इस प्रपत्र में साझेदारी की सभी शर्तें तथा अन्य बातों का उल्लेख होता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। इसमें सभी साझेदारों के बारे में विस्तृत वर्णन, फर्म के बारे में, उनके नाम, पते, व्यवसाय की प्रकृति, साझेदारों की पूंजी, वेतन देय, कमीशन देय, आहरण पर ब्याज लेना, पूंजी पर ब्याज देना, अन्य बातें इसमें लिखी होती हैं। नोट, साझेदारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसके लिए पंजीकृत साझेदारी एक्ट में ही कराना हो, परंतु इसके लिए पंजीकृत कहाँ कराया जाता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ। तो इसके लिए कहाँ पर पंजीकृत कराना होता है, साझेदारी संलेख को स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रावधान के अनुसार प्रारूपित तथा तैयार किया जाता है और इसे रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराया जाता है। इसका जो प्रारूप तैयार होगा और जो इसमें नियम और शर्तें लिखी जाएंगी उसके बाद इसे आरओसी या किसी अन्य व्यक्ति जो रजिस्ट्रार होगा उसके पास इसे पंजीकृत कराना होता है। साथ ही साथ नोट एक दूसरा है इसमें, यदि पार्टनरशिप डीड में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसमें सभी साझेदारों की सहमति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यदि दो साझेदार सहमत है और एक साझेदार असहमत है तो पार्टनरशिप डीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो जो फर्म है वो समाप्त हो सकती है, परंतु परिवर्तन सभी की साझेदारी जितने बार हैं उनके सहमति के बिना पर ही होता है। अब हम आगे टॉपिक इसका ही चालू करने वाले हैं, साझेदारी की विषय वस्तु। तो अब चलते हैं साझेदारी संलेख की विषय वस्तु की ओर। सबसे पहले साझेदार की संलेख की विषय वस्तु में हम फर्म का नाम व पता पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले साझेदारी संलेख में यह उल्लेखित होता है कि फर्म का क्या नाम व कहां का पता होगा, जिससे कि व्यवसाय को ढूंढने में आसानी हो सके। उसके बाद में दूसरा पॉइंट होता है हमारा सभी साझेदारों के नाम व पते, कौन सा साझेदार कहां से है, उसका क्या नाम है, पता क्या होगा उसका, इस चीज का उल्लेख होता है। तीसरा टॉपिक आता है हमारा इसी में फर्म की व्यवसाय की प्रकृति। फर्म किस प्रकार का व्यवसाय कर रही है, विशिष्ट साझेदारी है या सामान्य साझेदारी है, ऐच्छिक साझेदारी है, किस प्रकार की व्यवसाय करने वाली ये साझेदारी होगी। आगे साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, जितने बार साझेदार हैं, क्योंकि साझेदारी में कम से कम सदस्यों की दो संख्या कम से कम होनी अनिवार्य है, इसलिए कौन सा साझेदार कितनी पूंजी की राशि फर्म के लिए दे रहा है इस बात का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है।
फर्म की लेखांकन अवधि। फर्म की लेखांकन अवधि यानी वह फर्म जो साझेदारी फर्म है कोई भी, क्या वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का लेखांकन अवधि रखती है या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की लेखांकन अवधि रखती है, इसका भी उल्लेख हमें साझेदारी संलेख में करना पड़ता है। लाभ विभाजन अनुपात, उन साझेदारों के क्या क्या लाभ हानि विभाजन अनुपात होने वाले हैं वो भी इसमें लिखा होता है। पूंजी पर ब्याज, ऋण आहरण पर ब्याज की दर, यदि कोई साझेदार व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो उस पर ब्याज की राशि की दर क्या होगी, ऋण देता है उस पे ऋण की राशि की जो ब्याज की दर है वो क्या होगी, आहरण पर कितनी % से ब्याज चार्ज किया जाएगा यानी उनसे लिया जाएगा, इस बात का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में ही होता है। वेतन, कमीशन, इसके बोनस भी हो सकता है यदि देय हो, जैसे कि पारिश्रमिक भी होता है इसमें, वेतन, बोनस, कमीशन यदि किसी साझेदार को दिया जाता है, क्योंकि इसकी परिभाषा में हमने पूर्व में पढ़ा है कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा साझेदारी का संचालन किया जाता है। तो हो सकता है राम, श्याम और सोहन और मोहन 4 साझेदार हैं, ये तीनों किसी अन्य कंपनी के मालिक हो सकते हैं, किसी अन्य फर्म में साझेदार हो सकते हैं, जो यहाँ पर केवल और केवल मोहन की निगरानी में इस फर्म को रखना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोहन ये शर्त रख सकता है कि आपके तीनों के अभाव में मैं यहाँ पर वेतन लेने का अधिकारी भी हूंगा, या आप मुझे कमीशन देंगे या मुझे आप पारिश्रमिक देंगे, तो मोहन इस बात को कह सकता है। तो इस बात का भी उल्लेख हमारे साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में मिलता है। साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या कर्तव्य होंगे, मैं यहाँ पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। एक साझेदार को जो साझेदारी फर्म है उसमें दो अधिकार प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, लाभों में हिस्सा एवं संपत्ति में हिस्सा, जिसके लिए वो ख्याति भी लेके आता है। कर्तव्य क्या होंगे, क्या वह एजेंट के माध्यम में रहेगा, प्रतिनिधि के माध्यम में रहेगा या किसी अन्य माध्यम से भी हो सकता है। साझेदार के अवकाश और प्रवेश, यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार अपनी उम्र के अभाव उम्र पूर्ण हो जाने पर अवकाश लेता है, उसकी जगह कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसके भी नियम लिखे होंगे, जैसे अवकाश में ख्याति की राशि वापस की जाती है, प्रवेश में ख्याति की राशि फर्म में आती है, तो वहां पर भी ये प्रावधान होंगे। साझेदारी फर्म का विघटन, साझेदारी फर्म के विघटन से ये तात्पर्य है कि यदि किसी कारणवश आपसी मतभेद हो जाता है और वो मतभेद यहां तक पहुंच जाता है कि अंततः साझेदारी फर्म विघटन करने से ही उसका समाधान मिलता है, तो यहाँ पर साझेदारी फर्म के विघटन के बारे में भी हमें विषय वस्तु बताएगी। जैसे सबसे पहले संपत्तियों को विक्रय करने के बाद किन किन दायित्वों का भुगतान किया जाएगा, क्या वह बैंक या बाहरी किसी व्यक्ति के लिए दायित्व चुकाए जाएंगे या किसी अन्य पार्टी के लिए चुकाए जाएंगे या किसी ऋणदाता के लिए जो ऋण ले रखा है साझेदारी फर्म में उसके लिए पैसे दिए जाएंगे या किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है उसके लिए पैसे वापस करने होंगे धनराशि के रूप में, वो भी सारी शर्तें साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में रखी जाती है। एक या अधिक साझेदार दिवालिया होने की स्थिति में हानि की पूर्ति के नियम, आप और हम सभी जानते हैं, जैसे कि पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर चुके हैं कि साझेदारी का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। इसमें केवल एक साझेदार की बीवी जो होती है उसकी वाइफ के गहने या उनके नाम पर हुई संपत्ति को छोड़कर सारी संपत्तियों से उसकी राशि की पूर्ति की जा सकती है। जो उसके नाम पर संपत्ति होगी उसको बेचकर सभी हानि या जो पूर्ति करने के नियम का भी प्रावधान होता है। विवाद का निष्पादन, क्या वह विवाद साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ही होगा, जैसे कि हम एक विवाद बहुत ज्यादा हमारी जो लेखा शास्त्र है उसमें चर्चा में रहता है, जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं तो कंपनी अधिनियम में भी आता है। ये एक विवाद था गार्नर बनाम मर्रे का, वो दिवालिया की स्थिति में ही था जहां पर समान अनुपात की बात की गई थी। तो विवाद का निष्पादन कहां होगा, किसी कोर्ट में होगा, साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान के अनुसार होगा या किसी अन्य कोर्ट में हो सकता है या अन्य कोई न्यायपालिका इसके लिए निष्पादन करेगी। बैंक खातों का संचालन, क्या बैंक खातों का संचालन किसी साझेदार के नाम से होगा या जो फर्म है साझेदारी फर्म है उसके नाम से ही इसका संचालन किया जाएगा, इस चीज का भी उल्लेख हमें साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में प्राप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक लेने वाले हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम एवं शर्तें। तो हम अब उसको करने वाले हैं स्टार्ट। तो अब हम अध्ययन करेंगे
साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम एवं शर्तें। सबसे पहले लाभ विभाजन, लाभ हानि विभाजन अनुपात। तो प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि यदि साझेदारी फर्म का संलेख नहीं बना हुआ है तो उस परिस्थिति में चाहे कोई भी साझेदार कितनी भी पूंजी लगाता है, जैसे राम, सीता, गीता, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। राम ने 1 लाख, सीता ने 2 लाख, गीता ने 3 लाख पूंजी लगाई है यहां पर, परंतु यहां पर साझेदारी संलेख के अभाव होने के कारण सभी के लिए समान अनुपात ही वितरण किया जाएगा। जैसे फर्म का शुद्ध लाभ 30,000 है तो 10,000 10,000 10,000 ही सबके लिए दिया जाएगा, क्योंकि साझेदारी संलेख में ही इस बात का प्रावधान होता है, उल्लेख होता है कि कौन कौन सा साझेदार कितने कितने लाभ हानि विभाजन अनुपात का मालिक होगा। परंतु यदि साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो उसके नियम तथा शर्तों के अनुसार ही हम सबके लिए समान वितरण करते हैं लाभों तथा हानियों का। दूसरा आता है ऋण पर ब्याज की दर। प्यारे मित्रों, ऋण पर ब्याज की दर हम 2 प्रकार से यहां पर देखने वाले हैं। जैसे यदि प्रतिवर्ष की बात करता है तो 6% प्रतिवर्ष होगा, 6% प्रतिवर्ष ब्याज ऋण पर, केवल और केवल ऋण पर, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, केवल और केवल ऋण पर प्रतिवर्ष कितना दिया जाएगा, 6%। यदि प्रति माह की बात करता है तो 0.5% की दर से चार्ज किया जाएगा। आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, 12 के लिए हम 5 से भाग दें तो 1 साल का यहां पर 6% निकल के आने वाला है। इसीलिए अगर प्रति वर्ष की बात करता है तो 6% और प्रति माह की बात करता है तो 5% होता है। आगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज विशेष, जैसे कि मैं पहले बताया साझेदारी संलेख के अभाव में, जब हमने साझेदारी संलेख की विषय वस्तु को पढ़ा था तो उसमें प्रावधान दिए हुए थे और स्पष्ट लिखा हुआ था कि यदि साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड का निर्माण हुआ है तो हम पूंजी पर ब्याज देने को बाध्य हैं। परंतु यदि साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, चाहे साझेदार ने संबंधित साझेदार से पूंजी अधिक लगाई हो या कम लगाई हो। यही आहरण पर ब्याज, साझेदारी संलेख के अभाव में, संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। क्योंकि इसका भी उल्लेख हमें इसकी विषय वस्तु में ही मिलता है कि यदि साझेदार, जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, आहरण की गणना करते समय हम वहां पर 3 बातों को फॉलो करते हैं। 3 बातें क्या होती है, प्रति माह की प्रथम तिथि, मध्य तिथि, अंतिम तिथि। जब साझेदारी संलेख होगा तो हम इस प्रकार से आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं, जो कि हम आगे करने वाले हैं। लेकिन यदि साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। और आगे लास्ट हमारा रहता है इसमें साझेदारों को पारिश्रमिक। पारिश्रमिक एक वही है जैसे वेतन, बोनस, कमीशन। मैंने आपके लिए बताया था कि साझेदारी संलेख की जो विषय वस्तु है उसमें स्पष्ट उदाहरण है कि किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक अगर यदि दिया हो तो साझेदारी संलेख में लिखा गया होगा। परंतु यहां पर अभाव होने की स्थिति में किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक जैसी चीज को नहीं दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही।
मिलता हूं आपके लिए कल एक नए टॉपिक के साथ। और कल हमारा टॉपिक होने वाला है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लाभ हानि नियोजन खाता, जो कि हम बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।